हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस और एक बार फिर से हम लोग उपस्थित हैं सीएजी के डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के एमसीक्यू के साथ। इस वीडियो में हम लोग सीपीडी 2 जो होता है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट 2, उसका C3 पेपर जो है पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला कहता है कि चूज द करेक्ट अल्फाबेट ओनली। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन जो है पहला कहते हैं व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड टोटल टैक्स रेवेन्यू। अगर टोटल टैक्स रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा हो जाता है, एक्सीड कर जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिसिट बजट कहते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा नहीं है, तो देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर है, टैक्सेशन है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये फिजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। एन इंक्रीज इन टैक्स रेट, टैक्स रेट में जो इंक्रीज है व्हेन टैक्स बेस एक्सपेंड रिप्रेजेंट्स, तो उसको क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बोलते हैं। मतलब एन इंक्रीज इन टैक्स रेट व्हेन टैक्स बेस एक्सपेंड रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। मतलब अगर टैक्स बेस बढ़ रहा है तो टैक्स रेट भी इंक्रीज करेगा, वो हमारा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बोलता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में होता है कि जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ती जाती है टैक्स का रेट भी उस अनुपात में बढ़ते जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ फिजिकल पॉलिसी। मेजर ऑफ फिजिकल पॉलिसी जो है ये आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर हो जाएगा। यहाँ जैसे सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ये सब जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है, जबकि फिजिकल पॉलिसी की बात अगर हो तो पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात होगी। द मेन डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस क्या है, एक तो है आप पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो सेक्रेसी होता था, एडजस्टमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है ये भी आपका प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस में अंतर दिखेगा। द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज अपॉइंटेड, कब हुआ था, 1951 में। केसी नियोगी थे, केसी नियोगी थे, पहले फाइनेंस कमीशन थे। और अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में 15th फाइनेंस कमीशन वर्किंग में है, 15th फाइनेंस कमीशन वर्किंग में है और 16th का भी गठन हो गया है। 15th फाइनेंस कमीशन का जो चीफ है वो एनके सिंह है और 16th के जो हैं वो अरविंद पनगढ़िया जो हैं वो आपके अभी करंट जो गठित हो चुका है। हालांकि इसका कार्यकाल 16 का 2026 से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि 25 तक इनका कार्यकाल है। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज अचीव्ड व्हेन मैक्सिमम सोशल सेक्रीफाइस इक्वल टू मैक्सिमम सोशल बेनिफिट। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कब प्राप्त किया जा सकता है, जब मैक्सिमम सोशल सेक्रीफाइस जो टैक्स के रूप में सेक्रीफाइस लोग करता है इक्वल टू मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट। कहता है इन इंडिया पर्सनल इनकम टैक्स इज लेविड ऑन इंडिविजुअल बाय, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स लगाया जाता है भारत में। इनकम टैक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे। ऐसे एबिलिटी टू पे थ्योरी जो है वो टैक्स का पर्पस से सबसे अच्छा थ्योरी भी बताया गया है। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज एसोसिएटेड विथ, डाल्टन ने कहा था, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्स। टैक्स का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, वो मतलब नॉन कंपल्सरी पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये पूछा जा रहा है। देखिए कंपलसरी पेमेंट है, पनिशमेंट टू टैक्स एवेडर, अगर कुछ उस तरह का आप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं तो आपको पनिशमेंट भी लगेगा। नो क्विड प्रो क्यू, नो क्विड प्रो क्यू भी है, क्योंकि जैसे देखें अगर आपने इनकम टैक्स पे किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके गेट के पास गार्ड लगा दिया जाए सरकार से, ऐसा आप एक्सपेक्ट करें, तो नो क्विड प्रो क्यू होगा। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो नॉन कंपल्सरी पेमेंट, टैक्स जो है एक कंपल्सरी पेमेंट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहता है स्पेशल असेसमेंट मींस क्या होता है, टैक्स फॉर स्पेशल बेनिफिट कन्फर्ड। मतलब क्या हुआ स्पेशल असेसमेंट, अगर आपको कोई स्पेशल बेनिफिट मिल रहा है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाएगा वो स्पेशल असेसमेंट टैक्स कहलाएगा।
कहता है हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी जो बढ़ाने की बात कही थी वो वैगनर थे। वैगनर ने कहा कि गवर्नमेंट को जो है अपना एक फंक्शन या एक्टिविटी बढ़ाना चाहिए। Maximum welfare principle of budget determination is associated with Richard Musgrove. Maximum welfare principle of budget determination is associated with Richard Musgrove. Musgrove को फाइनेंस पब्लिक फाइनेंस का फादर भी बोला जाता है और टैक्स रिफॉर्म का भी जनक बोला जाता है। इसको मुस्ग्रोव को पब्लिक फाइनेंस का एंड टैक्स रिफॉर्म के लिए, ठीक है। तो टैक्स रिफॉर्म के लिए मतलब का भी जनक मुस्ग्रोव को माना जाता है और पब्लिक फाइनेंस का भी इसे जनक माना जाता है। कहता है द केलकर प्रपोजल आर कंसर्न विथ, केलकर का जो प्रपोजल था वो भी था रिकमेंडेशन फॉर टैक्स रिफॉर्म के लिए ही केलकर ने प्रस्ताव दिया था। केलकर का प्रपोजल जो था वो टैक्स रिफॉर्म से संबंधित था। वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस, डायरेक्ट टैक्स में इंपैक्ट और इंसिडेंस किस पे होगा, डायरेक्ट टैक्स में इंपैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पे होगा। जैसे इनकम टैक्स की बात अगर करें तो आपका मतलब आप पे फर्स्ट टाइम भी मतलब इंपैक्ट जो होता है वो प्राइमरी होता है और इंसिडेंस होता है फाइनल होता है। तो बर्डन, प्राइमरी बर्डन और फाइनल बर्डन आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इंपैक्ट मतलब प्राइमरी बर्डन और इंसिडेंस मतलब फाइनल बर्डन। तो अभी जैसे मान के चलिए कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो उसमें तो हम इम्पैक्ट भी आप ही पे हो रहा है और इंसिडेंस भी आप ही पे हो रहा है, मतलब आप पे ही इनकम टैक्स के लिए बोला गया और आपसे ही लिया गया। और इनडायरेक्ट टैक्स वाले में क्या होता है, जैसे आप एक पानी का बॉटल आपने खरीदा तो पानी का बॉटल उसमें जो टैक्स है, तो पहले क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन यूनिट था उसने होलसेलर को किया, टैक्स लिया उससे और फिर उसने क्या किया, आगे फॉरवर्ड कर दिया, कैरी फॉरवर्ड होते जा रहा है कि उसने फॉरवर्ड कर दिया रिटेलर को, रिटेलर ने कस्टमर को। तो ये जो है फर्स्ट इंसिडेंस या प्राइमरी की बात होगी तो प्राइमरी होलसेलर हो गया, इंपैक्ट वहां होलसेलर पे हुआ था, लेकिन फाइनल किस पे जा रहा है, कस्टमर पे जा रहा है। तो यही आपका हो गया एंड इम्पैक्ट और इंसिडेंस का मतलब। कहता है द डायरेक्ट वायलेशन ऑफ टैक्स लॉ इज टैक्स एवेशन। डायरेक्ट वायलेशन ऑफ टैक्स लॉ जो है वो टैक्स इवेशन है। और कहता है फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स इज इंसिडेंस। वही हम लोग पहले पता कहते हैं, प्राइमरी जो होता है वो इम्पैक्ट हो गया और फाइनल रेस्टिंग जो है प्लेस ऑफ बर्डन ये इंसिडेंस हो जाएगा। इंसिडेंस ऑफ टैक्स रिफॉर्म, फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स। और यहां जैसे हमने पढ़ा जैसे टैक्स इवेशन जो है डायरेक्ट वायलेशन है टैक्स लॉ का, और अगर आप कानून के दायरे में रहते हुए अगर टैक्स की छूट लेते हैं तो उसको एवॉइडेंस बोलते हैं, टैक्स एवॉइडेंस करते हैं, लिजिटिमेट है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज द मोस्ट लाइकली टू बी रिग्रेसिव। रिग्रेसिव कौन सा इसमें से बोला जा सकता है, तो ये जो है केरोसिन तेल पे जो एक्साइज ड्यूटी है। पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, उसमें हमने बोला था कि केरोसिन जो है वो सब आज के टाइम में उतना अब नहीं रहा, लेकिन पहले जो था कुछ टाइम पहले तक केरोसिन ऑयल जो है वो हर एक घर की ज़रूरत थी। तो उसमें क्या हो रहा था कि उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगा, अब उस एक्साइज ड्यूटी को ऐसे समझिए कि गरीब आदमी जिसकी आमदनी हो सकता है कि 200 रुपये दिन भी है या 50 रुपये दिन भी है, उसको भी उतना ही एक्साइज ड्यूटी उस पर पे करना पड़ रहा है। जबकि अमीर आदमी जो है जिनकी 5 लाख 10 लाख 50 लाख जो भी है आमदनी है, उनको भी उतना ही पे करा जा रहा है। तो यही रिग्रेसिव का है कि इनकम से कोई रिलेशन ही नहीं है, आप इनकम बढ़ रहा है फिर भी उसके लिए एक्साइज ड्यूटी छोटा ही है, लेकिन हमारा इनकम कम है, हमारे लिए बहुत बड़ा है।
इम्पैक्ट ऑफ टैक्स रेफर टू इनिशियल रेस्टिंग प्लेस ऑफ द बर्डन ऑफ टैक्स। वहीं पिछला क्वेश्चन था कि इंसिडेंस था और यहाँ इम्पैक्ट है। द फाइनल फिजिकल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट का है फिजिकल पॉलिसी। द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। इफ द रेट ऑफ टैक्स फॉल, मतलब विथ एन इंक्रीज इन इनकम, अगर इनकम बढ़ रहा है और रेट ऑफ टैक्स अगर फॉल हो रहा है तो इट इज रिग्रेसिव टैक्स कहलाएगा। बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का ही एक इंस्ट्रूमेंट है बजट। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फाइनेंस, फंक्शनल फाइनेंस का जो है वाज डेवलप्ड बाय लर्नर ने दिया था, AP लर्नर ने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फाइनेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फाइनेंस किसने दिया था? कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फाइनेंस AP लर्नर ने। कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फाइनेंस AP लर्नर ने दिया था, याद रखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल फाइनेंस AP लर्नर। इन पब्लिक फाइनेंस शिफ्टिंग्स रेफर टू, पब्लिक फाइनेंस में शिफ्टिंग रेफर जो है वो कहता है कि शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक से दूसरे व्यक्ति में जो टैक्स शिफ्ट हो रहा है इसी को टैक्स बर्डन जो शिफ्ट हो रहा है इसी को हम शिफ्टिंग बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस में। द मॉडर्न स्टेट इज वेलफेयर स्टेट। आज का जो स्टेट है मतलब गवर्नमेंट है वो वेलफेयर स्टेट है। अकॉर्डिंग टू मुस्ग्रोव द मेजर फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस आर एलोकेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड स्टेबलाइजेशन। ये तीनों आंसर हो जाएगा तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, एलोकेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, स्टेबलाइजेशन। Who is the first recommended the adoption of an expenditure tax of for India? कैल्डोर जो थे, कैल्डोर ने सजेस्ट किया था कि एक्सपेंडिचर टैक्स इंडिया में लगाया जाए। Which one of the following taxes is levied by state government only? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसमें से कौन सा टैक्स लगाया जा सकता है? तो इंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जा सकता है। द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ए टैक्स लेविड अपॉन फर्म एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड के वजह से अगर कोई टैक्स लेवी किया जा रहा है किसी फर्म पे तो उसको वैट कहते थे। वैल्यू ऐड होने की वजह से अगर किसी फर्म पे टैक्स लेवी किया जा रहा है तो उसे वैल्यू एडेड टैक्स बोलते थे। एक प्रोग्रेसिव टैक्स वेट मोर हैवीली अपॉन द रिच, प्रोग्रेसिव टैक्स जो है किस पे भारी पड़ने वाला है? रिच पर्सन पे, क्योंकि उनकी आमदनी बढ़ रही है तो उनको टैक्स प्रोग्रेसिव लगेगा। द इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेफर टू हु अल्टीमेटली पे द टैक्स, मतलब फाइनल बर्डन। इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेफर टू हु अल्टीमेटली पे द टैक्स, कहता है विच द टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर इंटरटेनमेंट, सॉरी यहां जैसे है कि वेल्थ टैक्स जो है, वेल्थ टैक्स जो है वो किसी पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वेल्थ टैक्स जो है कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। जैसे संपत्ति आपकी है तो आपका संपत्ति का टैक्स जो है कोई दूसरा नहीं देगा, तो यहाँ वेल्थ टैक्स हो जाएगा आंसर। कहता है फिजिकल फेडरलिज्म रेफर टू डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन एंड रिसोर्सेस अमॉन्ग डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट। ये समझिए इस तरह से कि जैसे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है या लोकल बॉडीज है, तो ये डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब एक अलग अलग फेडरलिज्म इसी को बोलते हैं कि डिफरेंट लेयर में गवर्नमेंट होगा। तो इसमें क्या है, फेडरलिज्म में होता है क्या, जैसे डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन, इसमें इकोनॉमिक फंक्शन को डिवाइड किया जाता है, साथ ही साथ रिसोर्सेस को भी डिवाइड किया जाता है। अगर रेवेन्यू है, जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स वसूलती है केंद्र सरकार, लेकिन वो वसूल के आपको जो आपका डिफरेंट लेयर है, स्टेट गवर्नमेंट भी जो है, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट को भी उसका हिस्सा देना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस रेफर टू, साउंड फाइनेंस क्या रेफर करता है? रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस एट मिनिमम लेवल, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंस रेफर करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन ए डेवलपिंग कंट्री, फिस्कल पॉलिसी जो है डेवलपिंग कंट्री में क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एम जो होगा
फिजिकल पॉलिसी का एक डेवलपिंग कंट्री में वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। डेवलप्ड कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जैसे देखा जाए कि अगर भारत को अभी आगे बढ़ना है, आपको डेवलप होना है, तो हमारे लिए फोकस जो होगा वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। लेकिन अमेरिका जैसे है, अगर मान के चलते हैं कि वो एक ऊंचाई प्राप्त कर लिया है, वो डेवलप्ड नेशन में है, तो उनके लिए वो मेंटेन रखना जो है, स्टेबिलिटी मेंटेन रखना, वहाँ के फिजिकल पॉलिसी का एम हो सकता है। द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू ऑल इट्स सोर्सेस इज कॉल्ड पब्लिक रेवेन्यू। यहाँ वैसे रैकरिंग नेचर का होगा, इसको ध्यान देना है, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पब्लिक रेवेन्यू हो रहा है, ठीक है। अच्छा 12, ठीक है, सॉरी। द इनकम ऑफ गवर्नमेंट थ्रू ऑल इट्स सोर्सेस, तो मतलब जो भी इनकम आता है वो पब्लिक रेवेन्यू हो गया। जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है उसी तरह से मतलब खर्च जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू जो हो गया पब्लिक रेवेन्यू हो गया। मॉडरेट मीन्स जो है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, मॉडरेट मीन्स मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। प्राइमरी डिफिसिट क्या है? फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट जो है प्राइमरी डिफिसिट कहलाता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करता है। डिफिसिट फाइनेंसिंग इंक्लूड क्या करता है? डिफिसिट फाइनेंसिंग में बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक लेते हैं हम लोग, इशू फॉर न्यू करेंसी बाय द गवर्नमेंट, विदड्रॉल ऑफ पास्ट एक्यूमुलेटेड कैश बैलेंस बाय द गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा डिफिसिट फाइनेंस में, ये सब शामिल होता है। डिफिसिट फाइनेंस में क्या होता है कि एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो जाता है, रेवेन्यू कम रहता है, तो उसको मीट करने के लिए आप लोन लेते हैं। आप करेंसी, मतलब गवर्नमेंट की बात हो रही, गवर्नमेंट लोन लेती है सेंट्रल बैंक से, गवर्नमेंट करेंसी का छापती है, इशू करती है। विड्रॉल फॉर पास्ट एक्यूमुलेटेड कैश बैलेंस, अगर कैश बैलेंस है पास्ट का तो उसका भी इस्तेमाल करती है। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज कनेक्टेड विथ, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज जो है वो आपका एक्सपेंडिचर है, मतलब मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज कनेक्टेड विथ एक्सपेंडिचर से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट द बेसिस ऑफ साउंड फाइनेंस, साउंड फाइनेंस से कौन संबंधित नहीं है? ये आपका हो गया लर्नर्स फंडामेंटल रूल जो है साउंड फाइनेंस से संबंधित नहीं है। In the case of relatively elastic demand, the money burden of relatively elastic demand जो है, elastic demand, the money burden tax on seller. In case of relatively elastic demand, the money burden of tax on मोर ऑन सेलर पे हो जाएगा। सेलर मतलब क्या होगा कि ईडी जो है, ईडी अगर बड़ा है ईएस से, ठीक है, तो सेलर पे ही ये जाएगा, सेलर पे जाएगा, मतलब ये टैक्स बर्डन जो है। व्हेन सप्लाई इज मोर इलास्टिक, जब सप्लाई मोर इलास्टिक होगा, ईएस जो है अगर बड़ा होगा ईडी से, तो क्या होगा, बायर पे वो चला जाएगा टैक्स बर्डन, ठीक है। तो ये 49 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना।